सुबह के 7:30 बजे थे। लोग अपने अपने घरों से निकलकर अपने खेतों की ओर जा रहे थे। चूँकि यही इलाका गांव का है और यहाँ पर विस्तृत खेती की जाती है, तो अभी फसल जो पक चुका था गेहूं वगैरह का, चना वगैरह का, लोग काटने के लिए, मजदूर उसको काटने के लिए खेतों की ओर जा रहे थे। कुछ लोग अपने जानवरों के साथ गांव से बाहर निकल रहे थे। यह जगह एक चौराहा है जहाँ पर एकाएक गोलियों की तरतराहट से वहाँ पर थरा जाते हैं। लोग सब अपने अपनी जगह पर छुप जाते हैं, दुबक जाते हैं। जो जहाँ था वहीं पर रुक जाता है। किसी की हिम्मत नहीं बढ़ रही थी आगे जाए, क्योंकि वहाँ पर गोली चल रही थी। लोग एक दूसरे के ऊपर गोलियां चला रहे थे। कोई भाग रहा था तो कोई खदेड़ कर उसको गोली मार रहा था। चूँकि ये सब गाँव के ही व्यक्ति थे और जिसने देखा आश्चर्यचकित हो गया और घोर निराशा में डूब गया। जब गोलियों की आवाज़ जब थमती है तो वहाँ पर बिछ जाती है 3 लाशें। फिर उसके बाद धीरे धीरे पब्लिक निकलते हैं और निकलकर घटनास्थल पर जाने के बजाय भागकर अपने अपने घरों को आ जाते हैं। कोई नहीं पढ़ना चाहता है इस लफड़ों में, इस पचड़ों में, और अपने घर पर आ जाते हैं। क्योंकि दोस्तों यह घटना गांव के पास में ही हुआ था, तो भीड़ लग जाती है, पुलिस प्रशासन आती है, आईजी एडीजे वगैरह बड़ी अधिकारी आते हैं और फिर इस घटना का उद्भेदन होता है, अपराधियों की धरपकड़ होती है। दोस्तों नमस्कार, मैं परशुराम सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं सच का प्रहरी। दोस्तों मेरी जो कहानियाँ होती है सत्य घटनाओं पर आधारित होती है और इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, ताकि मैं भविष्य में और भी अच्छे से अच्छे सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियाँ आप लोग के लिए लाऊं, ताकि आप लोग उससे कुछ सीखें, जागरूक हुए, सचेत हुए। दोस्तों यह घटना उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिला अंतर्गत हथगांव थाना क्षेत्र के आखिरी गांव की है। एक बार फिर घटना सुन लीजिए। फतेहपुर जिला पड़ता है उत्तर प्रदेश का, उसका एक थाना लगता है हथगांव, उसका एक गांव है आखिरी गांव की है। सुबह का 7:30 बज रहे थे। लोग अपने अपने घरों से निकलकर अपने खेतों की ओर जा रहे थे, लेकिन गांव से बाहर एक चौराहा पड़ता है ताहिरापुर, वहाँ पर एकाएक गोली चलने लगती है। लोग देखते हैं, कुछ समझते हैं, कुछ समझ नहीं आता है। तो इस कहानी को जानने के लिए मैं आपको पीछे से चलता हूँ। गांव में 2 पक्ष रहते हैं। एक मुन्नू सिंह का परिवार रहता है जो पूर्व मुखिया रहता है, उसका दूसरा नाम सुरेश सिंह है। वो पहले पूर्व प्रधानी का देखते थे। वर्तमान में रामदुलारी देवी होते हैं, जिनका बेटा पप्पू सिंह, रिंकू सिंह उर्फ पिक्कू सिंह और पोता अभय सिंह होते हैं। पप्पू सिंह, रिंकू सिंह और अभय सिंह कहीं जा रहे थे बाइक से। उसके आगे आगे एक ट्रैक्टर जा रही थी। ट्रैक्टर मुन्नू सिंह का था, जो निवर्तमान मुखिया थे उनका था। और साइड लेने को लेकर, जैसा कि बताया गया है, साइड लेने को लेकर आपस में कहासुनी होती है और कहासुनी इतनी बढ़ जाती है कि एक घटना का अंजाम होता है। तो जब इन लोग आपस में बहस कर रहे थे, झगड़ा करने लगते हैं, आपस में मारपीट पर उतार हो जाता है। इसी बीच में जो ट्रैक्टर चला रहा है वो अपनी सूचना घर वालों को दे देता है और घर वाले इधर से जाते हैं और उन लोग को घेर कर उनके ऊपर फायरिंग कर देते हैं। यानी दूसरे पक्ष वाले दूसरे पक्ष के ऊपर फायरिंग कर देते हैं। चूँकि ये दोनों व्यक्ति गांव के ही रहते हैं, गांव के एक ही गांव के रहने वाले थे और कहा जाता है इन लोग के जो आपसी संबंध थे बहुत पहले से खराब थे, अच्छा नहीं था। अक्सर तानातनी रहता था इन लोग में। चूँकि एक निवर्तमान मुखिया थे तो एक वर्तमान मुखिया के फैमिली थे और चुनावी रंजिश कभी कभी कैसा विकराल रूप ले लेता है, इस घटना से हमें सीखने के लिए मिलता है। या फिर छोटी मोटी हम लोग के आपस का मनमुटाव, झगड़ा धीरे धीरे बढ़कर कैसा रूप ले लेता है कुछ नहीं समझता है। अब सोचिए, झगड़ा की शुरुआत तो पहले क्या थी नहीं थी वो विस्तृत है, लेकिन अभी जो झगड़ा का पॉइंट था वो था कि 3 व्यक्ति जा रहे हैं, आगे से ट्रैक्टर जा रहा है, ट्रैक्टर उसको साइड नहीं दे रहा है, उनके ऊपर धूल आ रहा है, मिट्टी आ रहा है, वो ट्रैक्टर वाले से उलझ जाते हैं और इतनी बड़ी घटना का अंजाम हो जाता है। एक घटना जब होता है तो उस समय आसपास के जितने गांव घर के लोग थे धीरे धीरे फिर उस घटना से इकट्ठा होने लगते हैं। सब कोई इस दुस्साहसिक घटना का अफसोस कर रहा था, विरोध कर रहा था, विरोध में आवाज़ उठा रहा था। धीरे धीरे कर करके
वहाँ पर हजारों की संख्या में किसान, गांव घर के लोग जमा हो जाते हैं, क्योंकि जो मृतक था पप्पू सिंह वो किसान यूनियन का जिला का एक नेता भी था। तो उसके लिए यूनियन वाले भी, किसान यूनियन वाले भी लोग आ जाते हैं, ग्रामीण भी आ जाते हैं। और चूँकि ये वर्तमान मुखिया के फैमिली से रिलेटेड था तो पब्लिक सब आ जाते हैं और सपोर्ट में आवाज़ उठाने लगते हैं। अब इसकी सूचना हाथगांव पुलिस को दी जाती है, फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट को दी जाती है। वहाँ से थाना प्रभारी आते हैं, स्थिति को गंभीरता देखते हुए 3-4 थाने की पुलिस आती है, फिर भी मामला नहीं संभलता है। फिर एसपी साहब आते हैं, वो अपना जो एसपी आते हैं फतेहपुर का एसपी धवल जायसवाल, वो आते हैं और आने के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए स्थिति को समझते हैं। और समझने के बाद जो विरोधी पक्ष के अपराधी थे, जिन्होंने मात्र कुछ ही सेकंडों में इस दुस्साहसिक घटना को अंजाम दिए थे, उन लोगों को घेराबंदी कर मात्र कुछ ही घंटों के अंदर में तीनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लेते हैं। जब अपराधी गिरफ्तार होते हैं तो कुछ लोग, पब्लिक जो है थोड़ा ठंडा होते हैं, फिर भी पब्लिक को मन था, आती था, जो उन लोग का विरोध प्रदर्शन था और आवाज़ था, वो बताते थे, वो बोल रहे थे कि जो अपराधी हैं उनके घर पर बुलडोजर चलाया जाए और इन लोगों को एनकाउंटर किया जाए। ये पहले भी ऐसे मर्डर कर चुके हैं, 3 मर्डर पहले भी कर चुके हैं, फिर अभी 3 मर्डर कर दिए हैं। ये आपराधिक किस्म के व्यक्ति हैं और हमारे देश में, हमारे स्टेट में अपराधियों की कोई जगह नहीं है। इसके लिए गवर्नमेंट सख्त से सख्त सजा की मांग वो सब ग्रामीण कर रहे थे। और मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि 4-5 घंटों तक उन लोग इतना विरोध प्रदर्शन किए कि प्रशासन वहाँ से डेड बॉडी नहीं उठा पाई। फिर वहाँ पर आईजी साहब आते हैं, एसपी साहब तो पहले से थे ही, एडीजे साहब आते हैं, एडीजे साहब भानु भास्कर आते हैं, ये सब आते हैं और सब स्थिति को अच्छा से मुआयना करते हैं। एफएसएल की टीम भी आती है और सब आकर घटनास्थल की मुआयना करती है, शव का पंचनामा करती है और लोगों को आश्वासन देते हैं कि हम दोषियों को छोड़ेंगे नहीं, जितने भी दोषी होंगे उनको और सभी दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे। 10 टीमें बनाई जाती है अपराधियों को धरपकड़ के लिए और चारों तरफ फैला दी जाती है और कहा जाता है कि एक अपराधी भी बचना नहीं चाहिए, सबको त्वरित गिरफ्तारी होनी चाहिए। तब जाकर पब्लिक ठंडा होते हैं और शव को उठाया जाता है, उठाकर जरूरी कागजात पूरा करके उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जो ग्रामीण थे अब पोस्टमार्टम हाउस के लिए चले जाते हैं। यहाँ पर थोड़ा भीड़ कम हो रहा था और सारे जो पुरुष थे सब उठकर डिस्ट्रिक्ट में चले जाते हैं जहाँ पर पोस्टमार्टम होना था। सबको इस घटना का विरोध कर रहे थे, चारों तरफ इस घटना की थू-थू हो रही थी, पुलिस प्रशासन की किरकिरी हो रही थी। लोग यही आवाज़ उठा रहे थे कि आखिर यूपी में या हमारे देश में इस तरह की आपराधिक घटनाओं का बोलबाला क्यों हो रहा है, कानून का डर अपराधियों के मन से क्यों समाप्त हो रहा है। ऐसा क्यों उन्हें नहीं लगता कि यदि हम ऐसे अपराध कर रहे हैं तो जीवन भर जेल में सड़ेंगे, हमें बाहर नहीं निकलना है, फिर हमारी इंसानियत तो मौत का क्या होगा या फिर हमारे फैमिली का क्या होगा। उनके मन में डर नाम का कोई चीज़ नहीं है। आज ऐसे विभत्स और असंगत घटनाओं को अंजाम देते हैं। दोस्तों, यह घटना अपने आप में बहुत ही दोषपूर्ण था और बहुत ही आपराधिक प्रवृत्ति से सराबोर था। हर कोई इस घटना का विरोध कर रहा था। अब उस गांव को शांत कराने के लिए, स्थिति को समान कराने के लिए, कारण कि उस गांव में बहुत ही घोर विरोध हो रहा था, लोग उस अपराधी के घर को तोड़ने की मांग कर रहे थे, त्वरित कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे और जो अपराधी पकड़ाए थे और जो नहीं पकड़ाए सबको एनकाउंटर करने की बात कर रहे थे। तो इस स्थिति को देखते हुए उस जगह पर भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया जाता है। वहाँ पर 3 थाना के पुलिस को दिया जाता है। एडीजे साहब आकर दिशा निर्देश देकर, जो अपना भानु भास्कर होते हैं वो चले गए थे, लोगों के साथ स्थिति का मुआयना किए थे और इस तरह से वहाँ पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया जाता है। और अब वहाँ पर जो कुछ भी सुनाई दे रही थी तो सिर्फ यही सुनाई दे रही थी, जहाँ पर वो कभी रुक कर उस घर के जो महिलाएं रो रही थी वो सुनाई दे रही थी। लोग अपने अपने घरों को बंद कर लिए थे। जो विरोधी पक्ष था जिसने गोलीबारी की थी उसके घर में ताला लगे हुए थे, हर घर बंद था।
और शायद उन लोग घर छोड़कर भाग गए थे। इस तरह से वहाँ की स्थिति था और बहुत ही भयावह था। सब लोग सोच रहे थे कि ऐसे ऐसे घटनाएं हमारे समाज में हो रही है और ऐसे घटनाओं को बढ़ावा कहाँ से मिल रहा है, जब हमारे देश में एक मजबूत सरकार है और अपराधियों के प्रति हमारी सरकार सख्त है, फिर भी ऐसे घटनाओं में कोई रुकावट नहीं आ रही है। लोग सोच रहे थे, परेशान हो रहे थे, इसकी चर्चा कर रहे थे और पुलिस प्रशासन भी ऐसे घटनाओं को कभी जगह नहीं देते, वो हर एंगल से जांच कर रहे थे। यहाँ पर दोस्तों एक घटना और निकल कर आती है। जब पुलिस प्रशासन जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि ये घटना एकाएक गुस्सा के कारण नहीं हुआ था। इस घटना के पीछे बहुत सोची समझी राजनीति थी। क्योंकि इन लोगों में बहुत पहले से वैमनस्यता था, बातचीत नहीं था, उठना बैठना नहीं था और एक दूसरे को फूटी आंखों भी नहीं सुहाते थे। इन लोग के साथ ऐसा व्यवहार था कि कभी भी एक दूसरे को अकेला में देखें तो एक दूसरे के ऊपर हमला कर सकते थे, एक दूसरे के जान के प्यासे बोला जाए, खून के प्यासे थे इन लोग। तो एक कहानी और भी निकल के आती है सूत्रों के अनुसार, जो कहा जाता है कि जो वर्तमान मुखिया के फैमिली थे, गांव पर झाड़ू, घर के बाहर झाड़ू वगैरह कुछ लगा रहे थे कि इसी बीच में निवर्तमान मुखिया का जो ट्रैक्टर जाता है उस पर बैठा व्यक्ति उसको कुछ पप्पू सिंह को फप्तियाँ कसते हुए ट्रैक्टर बढ़ाते हुए आगे निकल जाता है। जब पप्पू सिंह को कानों में आवाज़ आती है तो अपने बेटा अपने भाई को बुलाते हैं और उस गाड़ी के पीछा करते हैं। तब तक वो ट्रैक्टर चला रहा व्यक्ति अपने घर वाले को सूचना दे देता है और घर वाले इधर से सोची समझी नीति के अनुसार ताहिरापुर चौराहे के पास इन बाइक सवारों को घेर लेते हैं और इनके ऊपर एकाएक ताबड़तोड़ फायरिंग कर देते हैं। फायरिंग से सामने पप्पू सिंह को लक्ष्य करके किया जाता है। जब फायरिंग होता है तो बेचारे वहीं पर गिर जाते हैं, उनके ऊपर 4-5 गोलियां लगती है, वहीं पर गिर जाते हैं, भागने का भी मौका नहीं मिलता है। अब पीछे बैठे भाई जो है, बेटा दूसरे दिशा की ओर भागने लगता है, भाई दूसरी दिशा की ओर भागने लगता है। बेटा भी कुछ दूर भाग ही रहा था, दौड़ ही रहा था कि उसको चारों तरफ से घेर कर बेटे के ऊपर अभय सिंह जो है उसके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी जाती है और उसको उसी बधार में गिरा दी जाती है गेहूं के खेत के पास। उसके बाद अब अपराधी जो हैं और पप्पू सिंह का जो भाई पिक्कू सिंह उर्फ रिंकू सिंह है उसको ढूंढने लगते हैं। वो बेचारा पुलिया के नीचे छिप गया था, उसको वहाँ से भी ढूंढ कर वहाँ पर भी उसको मौत के घाट उतार दी जाती है। चूँकि पप्पू सिंह लगभग 55 साल के थे, उनका भाई रिंकू सिंह 45 ईयर के थे और एक उनका जो बेटा था जो अभी दुनिया में खड़ा ही हुआ था, मात्र 22 साल का था। अपराधियों द्वारा निशंस हत्या कर दी जाती है। अब बोला जाए, जो ग्रामीण बोल रहे थे, वहाँ पर जो भीड़ आवाज़ उठा रहे थे, जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, वो बोल रहे थे ये इतना दुस्साहसिक घटना का अंजाम दिया है, उस बेचारे के घर में एक दीप जलाने के लिए भी किसी को नहीं छोड़ा है, सबको समाप्त कर दिया है। इसलिए ऐसे दोषियों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। हमारा जो यूपी सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनसे पब्लिक मांग करता है कि ऐसे दोषियों को घरों के ऊपर बुलडोजर चलाया जाए और इन लोग को अविलंब फांसी के सजा मुकर्रर की जाए। फांसी से नीचे मानने के लिए पब्लिक कुछ तैयार नहीं थे और उनके परिजन भी विरोध करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, लेकिन जब वहाँ एसपी आते हैं धवल जायसवाल और सब स्थिति को संभालते हैं और जब दोषियों को त्वरित कार्रवाई करते हुए अरेस्ट करते हैं तो कुछ मामला शांत होता है और फिर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। सभी वरीय अधिकारियों का इस घटना पर नज़र है और उस गांव को बिल्कुल पुलिस छावनी में तब्दील कर दी गई है। दोस्तों, आपका इस घटना से क्या राय है? अपनी राय इस कमेंट बॉक्स में वीडियो को जरूर देंगे। दोस्तों, यह कहानी सुनाने का उद्देश्य हमें किसी को परेशान करना नहीं है, हमें किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है। और आशा मैं करता हूं कि आप लोग जहां भी रहेंगे जागरूक रहेंगे, सचेत रहेंगे, अपने बाल बच्चे फैमिली के ऊपर ध्यान देंगे और सकुशल रहेंगे। दोस्तों, इसी के साथ मैं कहानी समाप्त करता हूं। यदि मेरा सत्य घटनाओं पर आधारित कहानियां अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को ढेर सारा प्यार दिया कीजिए। इसी के साथ दोस्तों, जय